कौन है नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन? यहां जानिए उनकी पूरी जीवनी। ईश्वरपाल सिंह यादव, मुंबई। सीपी राधाकृष्णन चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन भारत के एक प्रमुख राजनेता, शिक्षाविद और प्रशासक हैं जिन्होंने हाल ही में 9 सितंबर 2025 को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की है। वे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं और 12 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे। राधाकृष्णन का राजनीतिक सफर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ाव से शुरू हुआ और वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में उभरे। उनकी जीवनी संघ परिवार की विचारधारा, शिक्षा और सार्वजनिक सेवा से जुड़ी हुई है। आइए उनकी पूरी जीवनी पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सीपी राधाकृष्णन का जन्म 1 अप्रैल 1957 को तमिलनाडु के मणिपुर जिले के वेल्लाकलम गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनके पिता एक किसान थे जबकि मां घर संभालती थी। बचपन से ही वे शिक्षित होने के प्रति उत्सुक थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों में पूरी की। बाद में उन्होंने मदुरई के प्रख्यात मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से स्नातक यानी बीए और स्नातकोत्तर एमए की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी रुचि इतनी गहरी थी कि उन्होंने लंबे समय तक शिक्षा के रूप में काम किया। वे एक प्रोफेसर भी रहे। सामाजिक मुद्दों पर लेखन किया। राधाकृष्णन का बचपन गरीबी और संघर्ष से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आरएसएस से उनका पुराना नाता है, जहां वे युवावस्था से ही शाखाओं में सक्रिय हो गए थे। राजनीतिक करियर की शुरुआत। राधाकृष्णन का राजनीतिक सफर 1980 के दशक में आरएसएस के माध्यम से शुरू हुआ। वे बीजेपी के प्रारंभिक सदस्यों में से एक थे और तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। 1990 के दशक में वे बीजेपी के तमिलनाडु इकाई के विभिन्न पदों पर रहे। उनकी पहली बड़ी राजनीतिक उपलब्धि 2001 में आई जब वे तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे पोलाची विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। इस दौरान उन्होंने स्थानीय विकास, शिक्षा और किसान के मुद्दों पर काम किया। 2004 और 2009 में वे कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। लोकसभा में रहते हुए वे विभिन्न संसदीय समितियों में सक्रिय रहे, खासकर शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी। 2014 में वे फिर से कोयम्बटूर से सांसद बने, लेकिन इस बार वे केंद्र में केंद्रीय मंत्री के रूप में उभरे। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी जो अब शिक्षा मंत्रालय है में राज्य मंत्री का पदभार संभाला। इस दौरान उन्होंने शिक्षा सुधारों पर जोर दिया, जैसे डिजिटल इंडिया इन एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2016 में वे बीजेपी के तमिलनाडु प्रदेश के अध्यक्ष बने। इस भूमिका में उन्होंने पार्टी को दक्षिण भारत में मजबूत करने का बीड़ा उठाया और सफलतापूर्वक काम किया। तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहां बीजेपी का प्रभाव सीमित था, वहां उन्होंने गठबंधनों के जरिए पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 2019 में वे फिर से कोयम्बटूर से सांसद चुने गए और इस बार वे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बने। वित्त मंत्रालय में उन्होंने बजट, टैक्स सुधार और आर्थिक नीतियों पर योगदान दिया। प्रशासनिक भूमिकाएं। राजनीति के अलावा राधाकृष्णन ने प्रशासनिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2024 में वे महाराष्ट्र के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए। इस पद पर उन्होंने राज्य की राजनीतिक अस्थिरता को संभालने में मदद की, खासकर महाराष्ट्र विधानसभा में विभिन्न दलों के बीच तनाव के दौरान। वे झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं 2023-2024, जहां उन्होंने आदिवासी विकास और खनन नीतियों पर फोकस किया। इन भूमिकाओं ने उन्हें एक कुशल प्रशासक के रूप में स्थापित किया। राधाकृष्णन का व्यक्तित्व सादगीपूर्ण और सिद्धांतवादी है। वे आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित हैं, जो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और सामाजिक सेवा पर आधारित है। उन्होंने कई किताबें लिखी, मुख्य रूप से शिक्षा और तमिल संस्कृति पर। वे एक कुशल वक्ता हैं और सार्वजनिक सभाओं में अक्सर बोलते हैं। व्यक्तिगत जीवन। राधाकृष्णन विवाहित हैं। उनकी पत्नी का नाम जानकी है। उनके 2 बच्चे हैं। वे शाकाहारी हैं और योग तथा ध्यान के अभ्यासी हैं। राजनीति में आने से पहले वे कॉलेज में प्रोफेसर थे, इसलिए शिक्षा उनके जीवन का अभिन्न अंग है। वे तमिल भाषा के जानकार हैं और साहित्य में रुचि रखते हैं।
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 बीजेपी की सत्ता की शक्ति घटी। राधाकृष्णन को 252 वोट जबकि धनखड़ को मिले थे 528 वोट। 9 सितंबर 2025 को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया। कुल 788 मतदाताओं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य में से 768 ने वोट डाले, जिनमें से 754 वैध और 14 अवैध थे। राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले जबकि रेड्डी को 300। जीत के लिए आवश्यक बहुमत था 391 जो एनडीए ने आसानी से हासिल कर लिया। लेकिन इस चुनाव में एक दिलचस्प सवाल खड़ा कर दिया, क्या बीजेपी और एनडीए की सत्ता की शक्ति घटी है? 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे जो कुल 725 वैध वोटों में से थे। विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को 182 और 15 अवैध मिले थे। धनखड़ ने 346 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। 2025 में वोटों की कुल संख्या बढ़ी यानी 754 वैध, लेकिन एनडीए को राधाकृष्णन के पक्ष में केवल 452 वोट मिले जो 2022 के 528 से 76 कम है। विपक्ष को 2022 में 182 के मुकाबले 300 मिले यानी विपक्ष मजबूत हुआ है। यह अंतर एनडीए के गठबंधन में दरार का संकेत दे सकता है। कुछ दल जैसे बीजू जनता दल बीजेडी, भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस और श्रोमणी अकाली दल ने वोटिंग से दूरी बनाई जिससे एनडीए को नुकसान हुआ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि विपक्ष के 315 सांसद एकजुट हैं, लेकिन अंत में 300 ही मिले। फिर भी एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राधाकृष्णन को बधाई दी। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी उन्हें पत्र लिखकर बधाई दी। यह चुनाव धनखड़ के जुलाई 2025 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफे के बाद हुआ। विपक्ष के लिए यह एक झटका है क्योंकि वे 320 प्लस वोटों की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर एनडीए की पकड़ मजबूत बनी रही। उपराष्ट्रपति की सैलरी और शक्तियां। उपराष्ट्रपति का पद भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। यह पद मुख्य रूप से औपचारिक है, लेकिन इसकी शक्तियां राष्ट्रपति के बाद सबसे महत्वपूर्ण हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। सैलरी और भत्ते। मासिक वेतन। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा सभापति के नाते लगभग 4 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। यह संसदीय अधिकारियों की वेतन और भत्ता अधिनियम 1953 के तहत निर्धारित है। लेकिन एक दिलचस्प तथ्य, कुछ स्रोतों के अनुसार उपराष्ट्रपति को अलग से सैलरी नहीं मिलती, बल्कि राज्यसभा सभापति के रूप में भत्ते और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कुल मिलाकर के वार्षिक पैकेज लगभग 50 लाख रुपए से अधिक का होता है, जिसमें पेंशन भी शामिल है। अन्य सुविधाएं, आधिकारिक आवास 6 मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली, पद पर रहते हुए मुफ्त मिलता है। वाहन, बुलेट प्रूफ कारों का काफिला और सुरक्षा गार्ड। यात्रा, आधिकारिक विदेश यात्रा पर सभी खर्चे सरकार वहन करती है। निजी सहायक, डॉक्टर और अन्य कर्मचारी। पद छोड़ने के बाद आजीवन पेंशन और मेडिकल सुविधाएं। ये सुविधाएं राष्ट्रपति के बाद सबसे शानदार हैं, जो पद की गरिमा को दर्शाती हैं। शक्तियां और जिम्मेदारियां। उपराष्ट्रपति की शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 63-71 में वर्णित हैं। मुख्य, राज्यसभा का पदेन सभापति, वे राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। सदन में व्यवस्था बनाए रखना, बहस संचालित करना और निर्णय लेना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है। अनुशासन बनाए रखने के लिए सदस्यों को निलंबित भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति बीमार, विदेश यात्रा पर या पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इसमें विधेयकों पर हस्ताक्षर, आपातकाल घोषणा और सैन्य कमांड शामिल है। इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति जैसी उन्मुक्तियां भी मिलती हैं। संवैधानिक भूमिका, वे संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार है। वे संविधान के संरक्षक के रूप में काम करते हैं। अन्य शक्तियां, आपात स्थिति में राष्ट्रपति चुनाव तक पद संभालना, राज्यसभा में विधेयकों को रोकना या लौटाना, लेकिन लोकसभा
के पास अंतिम अधिकार रहता है। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सलाह देना। हालांकि अधिकांश शक्तियां औपचारिक हैं और प्रधानमंत्री कैबिनेट की सलाह पर ही निर्भर हैं, लेकिन राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनकी भूमिका होश उड़ा देने वाली होती है, क्योंकि वे देश के संपूर्ण प्रशासन का संचालन कर सकते हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियां और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। अब चुनाव के 2 दिन बाद यानी 11 सितंबर तक राधाकृष्णन की जीत पर एनडीए में उत्साह का माहौल बरकरार है। कल यानी 12 सितंबर को सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगी। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं और राधाकृष्णन को बधाई देंगे। विपक्ष के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी ने राधाकृष्णन को बधाई दी है, लेकिन कांग्रेस के प्रमुख नेता जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे ने व्यक्तिगत रूप से बधाई नहीं दी, जो राजनीतिक तनाव का संकेत है। सोशल मीडिया पर एनडीए समर्थक जश्न मना रहे हैं, जबकि विपक्ष क्रॉस वोटिंग के दावों पर सवाल उठा रहा है। राधाकृष्णन ने कहा कि यह भारतीय राष्ट्रवाद की बड़ी जीत है। उनके शपथ ग्रहण से राज्यसभा में नई गतिविधियां शुरू होंगी। कुल मिलाकर के राधाकृष्णन का चयन एनडीए की एकजुटता को दिखाता है, लेकिन वोटों के अंतर से सत्ता की कुछ हलचल का अंदाजा लगता है। वे एक सादगीपूर्ण नेता के रूप में जाने जाते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, ऐसी हम सभी को उम्मीद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।